हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है सोलेनॉइड और टोरॉइड, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एम्पियर्स लॉ की ही एप्लीकेशन है। पिछले लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, राइट। उसी एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन को हमें देखना है कि एम्पियर्स लॉ को हम कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में एक तो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से एम्पियर्स लॉ देखा था, राइट। अगर आपने वो लेक्चर स्किप किए हैं एम्पियर्स लॉ वाला इक्वेशन पिछला लेक्चर, तो प्लीज आप उस लेक्चर को देख लें, फिर आपको सोलेनॉइड टोरॉइड जो वो ज्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा। बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो हमारा इक्वेशन क्या था, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। यही था ना, जहां I वो करंट था जो कि लूप के अंदर से पास कर रहा है, और इस इंटीग्रेशन को हमें पूरे लूप के ऊपर परफॉर्म करना है। ऑलराइट, तो इसी को यूज करके हमें सोलेनॉइड के लिए इक्वेशन डिराइव करना है। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड जो है वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर है। एक सिलेंडर है, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, और इस इंसुलेटिंग सिलेंडर का मान लीजिए रेडियस स्मॉल r है और इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल L है। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका लेंथ स्मॉल r है और लेंथ स्मॉल l है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, और इस इंसुलेटिंग सिलेंडर पर आप क्या करेंगे कि कॉपर वायर को लेकर, और कॉपर वायर जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, कॉपर वायर में बहुत सारे टर्न्स जो है ऐसे लपेटने शुरू करते हैं कॉपर वायर का, कुछ इस तरीके से कि एक नेबरिंग टर्न और उसका पड़ोस वाला जो दूसरा नेबरिंग टर्न हो एक दूसरे के बहुत नजदीक हो। इस तरीके से बहुत सारे टर्न जो है कॉपर वायर के हम इसके ऊपर लपेटेंगे। लेकिन मैं नेबरिंग टर्न्स को थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूं आपको यहां पर, जैसे ये क्लियर बच्चों। और इसमें मान लीजिए कि करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है इन टर्न्स में, है ना। ये फ्रंट पोर्शन है। अगर इस फ्रंट पोर्शन को देखिए, बहुत सारे वायर जैसे लपेटे हुए हैं, बहुत नजदीक नजदीक लपेटे हुए हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा दूर दूर यहां पर आपको शो किया समझने के लिए। तो यहां पर से करंट जो ऐसे जा रहा है, देखिए एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है, फिर पीछे की तरफ से घूमकर और दूसरे वायर में फिर वो करंट आएगा, है ना, फिर दूसरे वायर में फ्लो करेगा। तो चूंकि हर एक नेबरिंग टर्न एक दूसरे के बहुत नजदीक प्रेजेंट है, इसीलिए हर टर्न को हम एक सर्कुलर लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि वायर जो है वो एक सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमारा सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों सोलेनॉइड, आप लिखे हैं कि इट इज एन insulated cylinder on which large number of turns of copper wire, क्या बच्चों, on which large number of turns of copper wire are wound very close to each other, अब जब एक दूसरे के बहुत क्लोज बाउंड करेंगे तो हर एक जो टर्न है कॉपर वायर का एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा, सच दैट each loop behaves as a each turn behaves as a circular loop। ठीक है, समझिएगा। सोलेनॉइड क्या है, ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स लपेट रखे हैं, और हर टर्न को एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक लपेट रखा है नेबरिंग टर्न से। ठीक है, तो ऐसा करने पर हर टर्न जो है एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करता है, और इसमें हम करंट पास कराते हैं। जो जहां से वायर शुरू हुआ है उसका एक छोर होगा वायर का, और लपेटने के बाद दूसरा छोर मिलेगा वायर को, उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब बच्चों जब इसमें करंट फ्लो करेगा, एक सर्कुलर लूप के थ्रू जब करंट फ्लो करता है, ये भी आपने 10th में पढ़ रखा है कि एक सर्कुलर लूप अगर हमारे पास है और इसके थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो इस तरीके से फ्लो करता है।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस तरीके से। ये 10th की बुक में ये डायग्राम भी बना था आपके मैग्नेटिज्म चैप्टर में, एंड आई होप आप लोगों को याद भी है कुछ इस तरीके से। होता था बच्चों ऐसा? अब इसको एक और ये सब सर्कुलर लूप बनेंगे। राइट, और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ऐसा स्ट्रेट शो किया जाता था एक्सिस के अलावा। तो भाई हर एक लूप की वजह से, हर एक टर्न की वजह से बच्चों इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। तो ओवरऑल अगर इस सोलेनॉइड की बात की जाए तो ये सोलेनॉइड जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड। एक होता है स्मॉल सोलेनॉइड और एक होता है लार्ज सोलेनॉइड। हमें लार्ज सोलेनॉइड पढ़ना है, हमें स्मॉल सोलेनॉइड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई लार्ज सोलेनॉइड होता क्या है। देखिए, अगर सोलेनॉइड का लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो उस केस में उस सोलेनॉइड को हम लोग लार्ज सोलेनॉइड कहते हैं। ये मैंने देखिए जो इसमें जो जितने भी टर्न्स है ना, हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा। एक टर्न को मैंने शो किया है, अगर इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से जनरेट होता है। फिर दूसरे टर्न में भी करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तीसरे टर्न की वजह से भी, सारे टर्न्स की वजह से, सारे टर्न्स सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं, सारे टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो सारे टर्न्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो सब इकट्ठे मिलकर, सारी मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे मिलकर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वो मैग्नेटिक फील्ड हम सिर्फ लार्ज सोलेनॉइड के लिए पढ़ेंगे, स्मॉल सोलेनॉइड के लिए हमें नहीं पढ़ना है। राइट, इतना आप नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आपको लार्ज सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। बच्चों, जो स्मॉल सोलेनॉइड होगा उस स्मॉल सोलेनॉइड की वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको लार्ज सोलेनॉइड का थोड़ा आइडिया आ जाए। स्मॉल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से होती है। देखिए, बिल्कुल सिमिलर है ना। इस तरीके से फिर ये सर्कुलर लूप ऐसे, ये सर्कुलर लूप ऐसे बनाता है बच्चों। ठीक है, तो स्मॉल सोलेनॉइड की भी अगर हम बात करें, अगर स्मॉल सोलेनॉइड की वजह से हमें पढ़ना भी होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनती है। राइट बच्चों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर, मैं सिर्फ स्मॉल सोलेनॉइड बता रहा हूं जो जिसका डेरिवेशन नहीं देखना है आपको। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर प्रेजेंट है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम इस सोलेनॉइड को बड़ा करते चले जाएंगे, ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि बड़ा और बड़ा सर्कल बनता चला जाएगा, तो बाहर के फील्ड लाइंस तो और दूर होते चले जाएंगे। तो लार्ज सोलेनॉइड में बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतने दूर दूर प्रेजेंट होते हैं कि उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो इसलिए स्मॉल सोलेनॉइड में ही देखिए बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। लेकिन स्मॉल सोलेनॉइड के केस में हम बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इतना भी ज्यादा वीक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको और लंबा करते चले जाएंगे तो सर्कल आपका और बड़ा बनता चला जाएगा। राइट, तो जितना बड़ा सर्कल बनेगा बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतने ही दूर होते चले जाएंगे, वो उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि वो जीरो के बराबर है। और अंदर के रीजन में हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं।
तो स्मॉल सोलेनॉइड में देखिए अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के कुछ हद तक पैरेलल है, राइट? बिल्कुल पैरेलल नहीं, कुछ हद तक पैरेलल। अच्छा, जैसे जैसे हम इस सोलेनॉइड को बड़ा करते चले जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा और ज्यादा पैरेलल इंक्लिनेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप लॉन्ग सोलेनॉइड कर दोगे तो अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। और जब बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे यानी कि कंप्लीट तरीके से लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट? कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका, मान लीजिए कि ये आपका लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है? तो ये सेंटर के अलॉन्ग किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी आपके इसके पैरेलल ही हो जाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चों? तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होते हैं, पैरेलल होते हैं एक्सिस के, ठीक है? और बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो जाता है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों, तो मैं, चूंकि हम लोगों को लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करनी है इसलिए मैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड बना रहा हूं, ठीक है? थोड़ा पिक्चर क्लियर रहे, इसे थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है बच्चों, और इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से होगा। होना चाहिए ना बच्चों? जितना लंबा होगा अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो उसे उतना ही स्ट्रेट होना पड़ेगा, और जितना स्ट्रेट होगा वो उतना ही एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, जब बहुत लंबा है तो इतना लंबा तो स्ट्रेट है, तो सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर बनाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बाहर बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे। तो जितने बड़े सर्कल्स बनेंगे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से बाहर उतने ही दूर होते चले जाएंगे, अंदर के रीजन में बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? इसमें करंट जो है किस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करके, राइट? इस तरीके से करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, राइट? तो लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करने के लिए हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक लूप बना देते हैं, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप बना देते हैं, ठीक है? अब जो ये रेक्टेंगुलर लूप है बच्चों, इसका नाम दे देते हैं हम लोग A, B, C और D, राइट? अब इस लूप में ऐसे देखिए, यहां से जो करंट आपका आ रहा है, जो करंट आपका आ रहा है वो इस लूप में इधर ऐसे एंटर करेगा और फिर पीछे वाले साइड से करंट फिर से आ जाएगा, राइट? तो लूप के चार साइड्स हैं बच्चों, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऑलराइट? और मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस तरीके से प्रेजेंट है। इसमें ए से लेकर बी का डायरेक्शन ये है, ठीक है? बी से लेकर सी का डायरेक्शन ये है, सी से लेकर डी का डायरेक्शन ये है,
और डी से लेकर ए का डायरेक्शन जो है वो ये है। तो बच्चों सबसे पहली बात, हम चारों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, चारों एजेस जो साइड्स हैं उसके लिए। अच्छा, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़े बीसी की वजह से, या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़े, उसके लिए मतलब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे अगर सीडी के लिए, या फिर हम लोग लगाते हैं एडी के लिए या डीए के लिए, जो आप कहेंगे। बच्चों बीसी में अगर आप देखें तो डीएल किस डायरेक्शन में है? डीएल आपका इस डायरेक्शन में होगा, राइट? डीएल ऊपर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो भैया जो डीएल हमारा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, डीएल ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और अगर इस बीसी लूप में अगर हम देखें तो बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री है बच्चों। तो 90 डिग्री यानी कि डॉट मतलब cos थीटा और cos 90 जीरो, तो ये पूरा जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका जीरो हो गया। अच्छा, CD की बात करें तो यहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो अगर इसको हम जीरो पुट कर दें मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये पूरा जीरो हो गया। और DA की बात करें तो DA में जो DL हमारा है, DA में जो DL है वो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी जीरो हो जाएगा। यानी इन तीन साइड्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कह लीजिए, वो हमारा जीरो के बराबर हो। B डॉट DL क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट DA, वैसे ये B डॉट DL है। ऑलराइट? अच्छा बच्चों, अब हमारा आखिरी जो बचता है वो बचता है इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। कौन से रीजन में? AB रीजन में। अब AB रीजन में क्या होगा जरा देखिएगा। B मैग्नेटिक फील्ड है, DL ठीक है लेंथ है, इनटू cos थीटा। B डॉट DL का ही मतलब हुआ ना, ठीक है? AB रीजन। अब AB रीजन में DL किधर है बच्चों? DL देखिए पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है ना, A से लेकर B की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, यानी कि ये आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इनटू b इनटू इंटीग्रल ऑफ b इनटू dl। ठीक है? कहां से कहां तक? a से लेकर और b तक। और ये किसके बराबर होना चाहिए? म्यू नॉट इनटू i के बराबर होना चाहिए बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इस सॉलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है ना, लॉन्ग सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। और इंटीग्रल dl a से लेकर b तक अगर dl को इंटीग्रेट करेंगे, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये म्यू नॉट इनटू जो टोटल करंट है उसको मैं i डैश कह रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है? तो i डैश हमारा टोटल करंट है बच्चों, i डैश जो हमारा है वो टोटल करंट थ्रू लूप, टोटल करंट थ्रू लूप। अब समझिएगा, मान लीजिए कि इस सॉलिनॉइड में जो आपने वायर लपेट रखा है उसमें हर एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है स्मॉल है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल है। और मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो है h, ठीक है? इसकी लंबाई भी है h, ठीक है? इसका कुछ मान लेते हैं b मान लेते हैं, मान लेते हैं b तो हमने साइड में रखा है, x मान लेते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल, तो लेंथ है h। तो अगर एक यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न है तो h यूनिट लेंथ में कितना होगा? nh होगा ना बच्चों? ये टोटल टर्न हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न। कहां से कहां तक का टोटल नंबर ऑफ टर्न? a से लेकर b तक, फ्रॉम a टू b। अच्छा बच्चों, अगर एक वायर में I करंट फ्लो कर रहा है तो n इंटू h इतने टर्न में कितना करंट फ्लो करेगा? तो टोटल करंट जो I डैश है वो हमारा, अगर एक में I है तो दो में 2I, तीन में 3I, NH में NH इंटू I होगा। तो I डैश की जगह हम लिख सकते हैं NH इंटू I। क्लियर है? अच्छा, ये DL को इंटीग्रेट करिए बच्चों,
ए से लेकर बी तक, डीएल को इंटीग्रेट करना मतलब ए से लेकर बी तक की लंबाई मेजर करना। तो ये लंबाई कितनी h, तो ये हो जाएगा b इंटू एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n h इंटू आई। यही है, h से h कट गया बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आ गया, म्यू नॉट n आई। क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा, म्यू नॉट n आई। राइट, क्लियर है बात यहां तक बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहां म्यू नॉट तो आप जानते हैं क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है, हर वायर में फ्लो करने वाला करंट। ठीक है, ओके। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये याद रखिएगा। स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न, आपको सवाल में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न 500 है और कह रहा है कि 1 मीटर 10 मीटर लंबाई, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 50। तो वो 50 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, वो हमारा स्मॉल एन है। ऑलराइट, चलिए इसको नोट कर लिए सॉलिनॉइड को, फिर हम लोग टोरॉइड की बात करते हैं। चलो बच्चों टोरॉइड की बात करते हैं। टोरॉइड क्या होता है, एक सोलेनॉइड जो है एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप का होता है। उसी सोलेनॉइड को अगर मैं बेंड करके और उसे एक बैंगल के शेप में कर दूं या एक कड़े के शेप में कर दूं, तो वो हमारा टोरॉइड हो जाएगा। यानी इस तरीके से मैंने सोलेनॉइड बनाया था, उसे अगर हम मोड़ दें और मोड़ कर एक सर्कल के शेप में बना दें, देखिए ये इसका आउटर वाला पार्ट है और ये इसका इनर वाला पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टोरॉइड बन जाएगा और इसको हम कहीं ना कहीं कहते हैं, ठीक है ये वही हमारे ये इस पूरे का सेंटर है। और इस टोरॉइड में से, सोलेनॉइड में तो वायर ऐसे लपेटे हुए थे, टोरॉइड में कैसे लपेटे रहेंगे, टोरॉइड में भी इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे लपेटे रहेंगे। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। क्लियर बच्चों, ये आपका टोरॉइड क्या था, ये इसको यहां से कट कर दीजिए और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर दीजिए। सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया। उस लॉन्ग सोलेनॉइड अगर आप इसको सीधा करेंगे तो ये वायर्स वैसे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे ऐसे, है ना। अब आपने वायर को, अब आपने उस सोलेनॉइड को थोड़ा टेढ़ा किया तो वायर भी साथ साथ टेढ़े होते चले जाएंगे, और करते करते आपने बेंड करके पूरा सर्कुलर शेप में कर दिया तो वायर इस तरीके से। और कहीं एक जगह आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, यहां से वायर ये करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते फ्लो करते करते और यहां से करंट जो आपका ऊपर से लीव कर जाएगा। क्लियर बच्चों, ये टोरॉइड है। इस टोरॉइड को ना हम 3 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। एक तो 3 पॉइंट अलग अलग मैं शो कर रहा हूं। एक पॉइंट है मेरा P, इस P पॉइंट पर हम जानना चाहेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। एक पॉइंट है मेरा Q पॉइंट पर हम जानना चाहेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा है। और एक इस टोरॉइड के अंदर पॉइंट है, लेट अस से कि वो पॉइंट हमारा है R। यहां पर जानना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है। बच्चों याद रखिए, लॉन्ग सोलेनॉइड में अगर इसको बिल्कुल सीधा करते हैं तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी में मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रेजेंट होता है। इसके नीचे और इसके ऊपर जो बाहर वाला हिस्सा था वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। राइट, जैसे अगर ये सीधा है मेरा तो ना नीचे मैग्नेटिक फील्ड ना ऊपर मैग्नेटिक, सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको बेंड करूंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कायदे के अनुसार हमें मिलना चाहिए। अगर टोरॉइड सोलेनॉइड को बेंड करने पर हमें मिल रहा है तो होता ऐसा ही है। समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये P पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमारा बच्चों R1 के बराबर है और ये हमारा सेंटर है O। तो O को सेंटर मानते हुए और R1 को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर रहे हैं। ये सर्कुलर लूप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, याद करिए हमने क्या डिस्कस किया था
कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है। तो ये हमारा एम्पीरियन लूप है, ठीक है। अब इस एम्पीरियन लूप से बताइए कितना करंट हमारा पास कर रहा है। क्या कोई करंट इस एम्पीरियन लूप से पास करते हुए आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, यानी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ठीक है बच्चों, ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा और ये जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई करंट लूप के अंदर से पास नहीं कर रहा है। करंट तो यहां पर फ्लो कर रहा है ना, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आपका, राइट बच्चों। तो भाई करंट तो आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एंड सो ऑन पूरा। तो भाई जब करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है, इसलिए करंट आपका जीरो है। तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है P पॉइंट पर ये आपको मिल जाएगा इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो है तो जाहिर सी मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो मिल जाएगा। अच्छा, Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, ये भी आपका जीरो होना चाहिए। यहां पर भी I की वैल्यू जो है बच्चों वो जीरो होनी चाहिए। क्यों? समझिएगा। देखिए अब हम O से लेकर Q तक लाइन ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो R2 को रेडियस और O को सेंटर मानते हुए हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया इस तरीके से। अब इस एम्पीरियन लूप की अगर हम बात करें बच्चों तो हम जानना चाहते हैं क्या कोई करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर फ्लो कर रहा है। हालांकि ये जो टोरॉइड है ये इस एम्पीरियन लूप के अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी करंट जीरो है। क्यों? समझिएगा। अगर एक आप लूप की बात करें तो देखिए इस लूप में क्या है, जितना करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है उतना ही करंट बाहर की तरफ भी फ्लो कर रहा है। जैसे कोई करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है यहां से, ठीक है, और फिर वही करंट वापस से लौट कर बाहर आ जा रहा है। अगर आप Q पॉइंट पर बैठकर इस टोरॉइड को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ठीक है एक करंट जो है वो अंदर नीचे से अंदर की तरफ गया और वही करंट आप देखेंगे कि बाहर आ जा रहा है। तो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ जा रहा है। तो नेट करंट कितना हो गया? नेट करंट का फ्लो Q पॉइंट से देखने पर जीरो हो गया। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है Q पॉइंट पर वो हमें कितना मिलेगा बच्चों? जीरो के बराबर मिलेगा। और अब हम लोग आखिरी में बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R, जो कि टोरॉइड के अंदर है। यहां पर इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा और यहां I जीरो नहीं होगा। यहां पर बच्चों I हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहां क्या है, यहां पर I हमारा जीरो था, यहां पर I हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों I हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा? इसको जरा समझिएगा। इसको समझिए कि I हमारा जीरो के बराबर क्यों नहीं है। देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इस डिस्टेंस को स्मॉल r कहता हूं, O को सेंटर और स्मॉल r को रेडियस मानते हुए अगर मैं एक लूप बनाऊं तो ये मेरा एम्पीरियन लूप होगा ना। अब इस एम्पीरियन लूप पे अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ करंट अंदर जा रहा है और ऊपर की तरफ करंट बाहर आ रहा है। यहां पर क्या है कि नीचे, यहां से नीचे देखने पे ही करंट अंदर जा रहा था और नीचे देखने पे ही करंट बाहर आ रहा था, इसलिए नेट जीरो था। लेकिन यहां पर हमारा वो करंट जो फ्लो करेगा, तो इसलिए करंट हमारा यहां पर हम I को जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं सोलेनॉइड वाले केस से कि भाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है बच्चों वो एक्सिस के अलोंग यानी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए। मुड़ गया है तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाए तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर dl क्या होगा? dl भी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा ना। तो dl और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो B डॉट dl हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ B इनटू dl। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट, ये तो हम लोग जानते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से। तो टोरॉइड की वजह से भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये बाहर आ जाएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ dl। ये कितना होना चाहिए? म्यू नॉट इनटू आई। आई की जगह हम लोग आई डैश लिखते हैं फिलहाल, आई डैश। अब बताइए ये जो हमारा टोरॉइड है इसका रेडियस
स्मॉल आर है, तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, यानी पूरे टोरॉइड का लेंथ क्या होना चाहिए 2 पाई आर, यानी कि ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू हाउ मच। तो फिर से वही स्मॉल n जो है वो हमने क्या माना था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, राइट बच्चों, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हमारा स्मॉल n था। तो टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर है ना, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू स्मॉल n। भाई एक यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न, तो टोटल 2 पाई आर लेंथ में कितना हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ टर्न 2 पाई आर इंटू n। अगर हर एक के थ्रू करंट I फ्लो कर रहे हैं तो टोटल करंट I डैश कितना हो जाना चाहिए 2 पाई आर n इंटू I। एक के थ्रू I, तो 2 पाई आर n के थ्रू कितना 2 पाई आर n, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे I डैश की जगह 2 पाई आर इंटू I, ठीक है, और सॉरी n की जगह 2 पाई आर n इंटू I। क्या 2 पाई आर और 2 पाई आर कट जाएगा बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है हमारा म्यू नॉट एन आई। ये हमारा टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। यहां और यहां तो जीरो है ही, यहां पर जीरो नहीं है, इसलिए हमने ये फंक्शन परफॉर्म किया। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में एक्सिस के लॉन्ग था, यहां पर एक्सिस जो है उसका हर एक पॉइंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और डीएल भी टेंजेंशियल, इसलिए डॉट हट गया, cos 0 हमारा 1 होता है, b डॉट b इनटू dl हो गया, b बाहर आ गया, dl का इंटीग्रल इस पूरे सर्कल पे करेंगे तो 2 पाई r हो जाएगा, और ये हो गया म्यू नॉट इनटू i डैश। अगर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और टोटल नंबर ऑफ टर्न फिर कितने हो जाएंगे इसमें 2 पाई r इनटू स्मॉल n, और एक के थ्रू करंट I तो 2 पाई rn इनटू I टोटल करंट हो जाएगा। इसलिए हमने रखकर सॉल्व किया, सेम सोलेनॉइड वाला हमें फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर 2-3 सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और दो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है इसको सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं सोलेनॉइड है जिसमें 300 टर्न्स पर मीटर अगर लेंथ आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न अगर पर मीटर दिया है यानी कि स्मॉल n दिया है, और अगर टोटल टर्न दिया है कि भाई इतने टर्न्स हैं यानी कि वो कैपिटल N दिया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या रखा है, गिवन है कि जो स्मॉल n है यानी कि पर यूनिट लेंथ पर मीटर जो नंबर ऑफ टर्न है वो 300 है। स्मॉल n कितना दिया बच्चों 300। कह रहे हैं इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एंपियर, कितना करंट कैरी कर रहे हैं 5 एंपियर। द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर। क्लियर है, लेंथ कितना है सोलेनॉइड का 0.5 मीटर है, और इसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने को। क्या फाइंड कर रहे हो कह रहे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू स्मॉल n इनटू I। अच्छा देखिए, हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू द पावर -7, राइट। स्मॉल n आपको गिवन है 300 और ये आपको गिवन है 5, तो कितना हो गया ये 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, और ये दो जीरो है तो 10 रेज़ टू द पावर 2, सॉरी -7 और 2 यानी कि हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -5 टेस्ला। आप बोलेंगे सर ये जो लेंथ और रेडियस जो दिया हुआ था इसको आपने यूज नहीं किया, तो ये किसी काम का नहीं था। हाँ, अगर यही सवाल में दे रखा होता कि एक सोलेनॉइड कॉइल है जिसका 300 टोटल 300 टर्न्स है, कहता कि भाई टोटल जो है 300 टर्न, अ सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न, तो फिर आपको लेंथ से डिवाइड करना पड़ता पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए, राइट। लेकिन यहां पर तो पहले से ही पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, पर मीटर कितना है, तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है बच्चों। चलिए वैसे ही इस सवाल को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है
कह रहा है कि एक टोरॉइड है जिसका रेडियस 7/22 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों? आपको टोरॉइड का रेडियस गिवन है 7/22 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट 5 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है ये? 5 एम्पियर, हैज 500 टर्न। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर था 300 टर्न पर मीटर, यानी कि स्मॉल एन था, और यहां पर कह रहा है कि इस टोरॉइड का 500 टर्न, यानी कि कैपिटल एन आपको 500 दिया हुआ बच्चों। समझ रहे इस बात को? आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को। क्या फाइंड करने को कह रहा है? यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जरा देख लेते हैं। टोरॉइड का फॉर्मूला वही है ना जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला है, म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई। तो म्यू नॉट तो हमें पता है, आई की वैल्यू हमारे पास है, हम स्मॉल एन निकालना चाहते हैं। देखिए याद करिए, डेरिवेशन के टाइम पे हम लिखा था कि स्मॉल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन क्या होगा, जो पर यूनिट लेंथ, अगर पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स कितने होंगे, जो पर यूनिट लेंथ टर्न है मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होता है इसका? 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल के शेप का होता है। तो स्मॉल एन क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से स्मॉल एन हमारा आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, है ना। एक यूनिट लेंथ का कितने नंबर ऑफ टर्न है? स्मॉल एन। तो 2 यूनिट लेंथ में 2n, 3 यूनिट लेंथ में 3n। अब टोरॉइड का टोटल लेंथ कितना होता है? सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? 2 पाई आर इनटू स्मॉल एन। तो स्मॉल एन हो गया टोटल टर्न अपॉन 2 पाई आर। टोटल टर्न एन आपको दिया हुआ है 500, राइट, अपॉन 2 इनटू पाई की जगह ले सकते हैं 22/7, और आर की जगह क्या लेंगे? रेडियस आपको दिया हुआ 7/22, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², राइट बच्चों। देखिए 7/22 और 22/7 ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, और ये 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 250। यानी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ रही है? स्मॉल एन की वैल्यू आ रही है आपकी 250, और 10⁻² ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा? 250 इंटू 10⁻², यानी 100। ये आपका आ गया 25000। इतने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू नॉट, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू स्मॉल एन, जो कि है 25 इंटू 30, तो 10⁻³ इंटू आई, और आई कितना देगा? 5 एम्पियर। 5 4 होता है बच्चों 20, और 20 इंटू 25 होता है 500, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया 5 इंटू 100 पाई इंटू 10⁻⁻7, और 10⁻³ हो जाएगा 10⁻⁻4। अच्छा, ये 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻²। क्लियर बच्चों? सिंपल है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल है, इस अगले सवाल को भी समझ लीजिए। अगला सवाल कह रहा है कि अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है इसको हम लोग लिखते चलते हैं। गिवन है हमें बच्चों कि एक सोलेनॉइड है हमारे पास जिसका लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, हाफ मीटर आएगा। ठीक है, यानी कि लेंथ आप कह सकते हैं कि यह 50/100। चलिए 1/2 लिख देते हैं, 1/2 मीटर इसका लेंथ है, हाफ मीटर। और इसका रेडियस दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बच्चों? 1.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर से तो कई गुना ज्यादा हुआ, यानी कि लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, अब कह रहा है कि इट हैज 4 लेयर्स। कितने लेयर्स हैं? लेयर्स कितने हैं इसमें बच्चों? इसमें 4 लेयर्स हैं। इसमें लेयर्स है टोटल 4, और कह रहा है कि इस 4 लेयर में जो वाइंडिंग है वो 350 टर्न ईच। ठीक है, कितने कितने वाइंडिंग्स हैं? 350 ईच। इसका मतलब समझिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोलेनॉइड जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर,
और रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, उसमें 4 लेयर ऑफ वाइंडिंग है, यानी एक बार ऐसे लपेटा गया, ठीक है, फिर एक बार और ऊपर से लपेटा गया 2 बार, फिर उसके ऊपर एक बार और लपेटा गया 3 बार, और फिर उसके एक बार और ऊपर लपेटा गया 4 बार। कह रहा है हर बार 350, फिर उसके 350, उसके ऊपर 350, उसके ऊपर 350, इतने सारे टर्न्स हैं, ठीक है। तो टोटल टर्न कितने हो गए? टोटल टर्न, देखिए ये एक में है, तो टोटल टर्न कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल टर्न उस सॉलिनॉइड में, इसको कैपिटल एन कहते हैं। देखिए एक लेयर में 350 है और ऐसे ऐसे 4 लेयर है, तो 4 लेयर में इकट्ठे मिलाकर 350 इंटू 4 यानी कि 1400 टर्न्स है टोटल उस सॉलिनॉइड में। ऑलराइट, टोटल टर्न। अब कैपिटल एन क्या होता है बच्चों? कैपिटल एन होता है इक्वल्स टू स्मॉल एन इनटू लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न आएगा। तो यहां से स्मॉल एन हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। हमें तो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई, तो हमें स्मॉल एन चाहिए ना, ठीक है। कह रहा है कि सॉलिनॉइड जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर है और रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, यहां से पता चला कि लॉन्ग सॉलिनॉइड है, इसमें 4 लेयर्स हैं वाइंडिंग के और हर लेयर में 350 टर्न है, तो 4 लेयर मिलाकर कितने? 1400 टर्न हो गए, ठीक है। कह रहा है कि अगर 6 एम्पियर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? 6 एम्पियर करंट अगर हमारा फ्लो कर रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब कहां फाइंड करना वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले स्मॉल एन निकाल लेते हैं। स्मॉल एन क्या हो जाएगा? कैपिटल एन जो कि 1400 है डिवाइडेड बाय लेंथ, इसका लेंथ कितना है? हाफ, यानी 1 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो गए? 2800। अब आपसे कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर इनसाइड द सॉलिनॉइड और जस्ट इनसाइड द सॉलिनॉइड। तो बच्चों हम जानते हैं इस ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आप लोग यार जस्ट इनसाइड और सेंटर का फॉर्मूला तो होना सही नहीं। देखिए सॉलिनॉइड जब लॉन्ग होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो चाहे सेंटर पे पूछे सॉलिनॉइड के अंदर या जस्ट इनसाइड यानी सरफेस के ठीक अंदर जो है वहां पर पूछे, मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो दोनों जगह पर सेम आएगा हमारा, ठीक है। कितना आएगा? म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू द पावर -7 इनटू 2800 इनटू 6, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? पाई की जगह लिख लेते हैं 22/7, लिख लिया बच्चों, 4 into 22/7 into 10 raised to -7 into 28 into 100 ले लेते हैं, 28 into 10 raised to the power 2 into 6, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 into 6 96, 96 into 22 देख लेते हैं, ठीक है। 94 4 जा 16, 16 6 जा 96 और 96 into 22 कर लीजिए, 96 into 22, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 18 190 और ये भी हो जाएगा 192, 2 11 का 1 कैरी ओवर 11 का 1 कैरी ओवर 2112 into 10 raised to the power -7 और 2 10 raised to the power -5। अच्छा इस -5 में मैं 3 जीरो नीचे भेज दे रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा 2112 into 10 raised to the power -2 और 10 raised to the power 3, तो नीचे भेज दिए, यही 3 ऊपर आकर -5 हो जाएगा। और 1000 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा 2.112 into 10 raised to the power -2 टेस्ला। ठीक है बच्चों, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दोनों केस में, पहले केस में भी और सेकंड केस में भी सेम मैग्नेटिक फील्ड आपकी आएगी, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक आखिरी सवाल देखते हैं आज का। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक टोरॉइड है जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस इतना दिया हुआ है, ठीक है। गिवन है इनर रेडियस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 into 10 raised to the power -2 मीटर, राइट बच्चों। और आउटर रेडियस, इनर रेडियस कम होगा, आउटर रेडियस ज्यादा होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि आउटर रेडियस आपको दिया हुआ है 25 into 10 raised to the power -2
ठीक है, कह रहे इफ देयर आर 800 टर्न्स, टोटल टर्न आपको 800 गिवन है। ठीक है बच्चों, टोटल टर्न कितने हैं 800, और कह रहा है करंट 12 एम्पियर का है। एक टोरॉइड है जिसका इनर और आउटर रेडियस आपको दिया हुआ है, 800 टोटल टर्न है और 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको फाइंड करना है बी मैक्स और बी मिन, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा सर। मैक्सिमम मिनिमम की बात क्यों चल रही है, क्योंकि अलग अलग रेडियस दे रखा है इसलिए मैक्सिमम मिनिमम की बात आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन हमारा होता है इक्वल्स टू 2 पाई आर इनटू स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन इनटू आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए रेडियस अगर अलग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होनी चाहिए। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस कम, तो जो रेडियस, जो इनर रेडियस क्या है मिनिमम है, तो वहां इनर रेडियस सबसे कम है इसलिए उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आउटर रेडियस सबसे ज्यादा, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा, मिनिमम मतलब कम पूछा जा रहा है तो रेडियस ज्यादा होना चाहिए, नहीं कि आउटर रेडियस पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू कैपिटल एन जो कि 800 दिया हुआ है इंटू आई जो कि 12 गिवन है अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस दिया हुआ है 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। बच्चों 2 पाई से ये गया तो 2 बचा, और 2 से ये जाएगा तो बचेगा 10। ठीक है, 10 से अगर हम कट करें इसको तो ये हो जाएगा एक 0 कट गया, और -2 से कट करें तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -5। यानी कितना आ रहा है हमारा, देखिए 8 और 12 8 से कितना होता है, 12 8 से होता है 96, एक 0 और तो 960, और क्या बचा हमारा, और बाकी सब तो कट गया है, ये एक 10 रेज टू द पावर -5, 10 रेज टू द पावर -5। अगर 2 0 को मैं नीचे भेज दूं तो ये हो जाएगा 960 अपॉन 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, यानी कि 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। क्या है बच्चों, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टेस्ला, राइट। अच्छा, उसी तरीके से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब रेडियस मिनिमम होगा यानी इनर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू कैपिटल एन यानी कि 800 इंटू करंट यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर, और रेडियस है इसका 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। बच्चों 2 पाई से ये कट कर हो गया 2, 25 से अगर हम कट करें 25 3 जा कितना होता है 75, कैरी बचा 5 5 0 50 यानी कि 2 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -2 से कट होगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -5, राइट। 32 इंटू 2 कितना होता है 64, और 64 इंटू 12 समथिंग इंटू 10 रेज टू द पावर -5 है, 64 इंटू 12 करना पड़ेगा, 64 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 128, और ये हो जाएगा 64 यानी कि 8 6 768, तो ये हो गया 768 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। 2 0 को नीचे भेजे तो ये हो जाएगा 768 अपॉन 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो मिनिमम जो मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है सॉरी 10 रेज टू द पावर, ओह सॉरी उल्टा कर दिया ना हमने, ये मिनिमम नहीं है ये मैक्सिमम है, ठीक है, और ये मैक्सिमम
उल्टा ले लिया और ये मिनिमम, ठीक है, राइट। भाई हमने यहां पर 20 लिया था 20 तो इनर रेडियस है, इनर रेडियस यानी सबसे कम रेडियस, उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और यहां 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर आउटर रेडियस है, तो आउटर रेडियस यानी सबसे ज्यादा रेडियस, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम, मिनिमम। तो मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा 7.68 into 10 raised to the power -3 टेस्ला। क्लियर बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। अगले लेक्चर में एम्पियर सर्किटल लॉ का एक जो एप्लीकेशन है वो और हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, वो है कि पैरेलल कंडक्टर्स को कंसीडर करेंगे और उस पर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, यहां तक के कुछ सवाल जो है वो अपने एंड से भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और यहां तक पढ़ लीजिएगा। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, ओके, नोट कर लीजिए इसको।